हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आप हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता भी बोलते हैं, ये निबंध है, काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। इंग्लिश में आप इसको यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरीके से भी आ सकता है, यूसीसी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा थोड़ा, यूसीसी पर निबंध लिखें। वैसे इस तरीके से बहुत कम आएगा, समान सिविल संहिता या समान नागरिक संहिता, यही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, परिचय आपका इसमें जो सारे विद्यार्थी हैं वह ऑलरेडी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, तो इस निबंध में मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा परेशानी होने वाली है नहीं, क्योंकि इसमें आर्टिकल वगैरह का भी रोल है, वो आप अच्छे से जानते होंगे। हर निबंध की लेखन शैली एक अलग होती है। जैसे अगर हम बात करें, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं किसी निबंध में हम इस तरीके से पॉइंटों को दर्शा सकते हैं क्या, ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं क्या। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि मान लीजिए भ्रष्टाचार पर आपका निबंध आ गया है और आपको भ्रष्टाचार पर अच्छे से पता है और आपको लेटेस्ट रिपोर्ट कोई जारी हुई है, तो आप उसको दर्शा सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से दर्शा सकते हैं कि पहले पर कौन है, सेकंड पर कौन है, भारत की पोजीशन को वहाँ पर दर्शा सकते हैं इस माध्यम से। अब जैसे कुछ और भी निबंध होते हैं, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के क्या कारण है, तो उनको इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। वैसे जो आपको प्रोवाइड कराया गया है मटेरियल, वह काफ़ी है, आप उसको अच्छे से करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। बाकी और विद्यार्थी चाहते हैं कि हम उसमें कुछ इनोवेटिव करें, तो तभी करें जब आपको कोई चीज़ एकदम सटीकता से मालूम है, जब आप उस चीज़ में परिपक्व हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप उसमें वहाँ पर रायता फैला दें उसका, स्ट्रक्चर वगैरह आड़ा तिरछा बना करके, तो वह भी सही नहीं लगता है। उससे अच्छा तो यह है कि आप उसको एक प्रॉपर वे में लिखें, पैराग्राफ के माध्यम से लिखें या हेडिंग्स के माध्यम से लिखें, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बहरहाल जैसे आपको निबंध प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ज़्यादा विचलित होने की आपको ज़रूरत नहीं है, उसी बेस पर आप कोशिश करें लिखने की। जैसा कि आप काफ़ी स्टूडेंट्स से कॉपी चेक कराते हैं, जो निबंध लिख कर भेजते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रयास वो करते हैं। एक ही चीज़ पर स्थिर रहो और उसमें ही अच्छा करने की कोशिश करो तो बेहतर होगा। ठीक है, समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आप बोलते हैं समान सिविल संहिता। ठीक है, परिचय देखिएगा, समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही धार्मिक समुदाय के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेना आदि कानूनों में भी एक रूपता प्रदान करने का प्रावधान करती है। मान लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है, समान सिविल संहिता मतलब सबके लिए एक कानून हो, वो किसी भी विषय पर हो, धर्म पर हो, आर्थिक मुद्दे पर हो, राजनीतिक मुद्दे पर हो, शिक्षा के मुद्दे पर हो, तो सबको मतलब एक ही तराजू से तोलना कुल मिला करके। फिर क्या है, संविधान का अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में वर्णित है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यह राज्य से आशय भारत से ही है। ठीक है, अनुच्छेद 44 संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है, और यहाँ पर अनुच्छेद 44 का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को मजबूत करना है। राज्य से दो मतलब निकलते हैं, आप तो अच्छे से जानते होंगे। एक राज्य तो पूरे देश को इंडिकेट करता है, एक राज्य राज्य को इंडिकेट करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी यह प्रावधान किया गया, आर्टिकल 44 में आपने देखा होगा। ठीक है, उसी का जिक्र है। पृष्ठभूमि क्या है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की अवधारणा का विकास औपनिवेशिक भारत में तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उपनिवेश थे ना उस समय अंग्रेज़ों के, वो राज कर रहे थे हम पर। ठीक है, जिसमें अपराधों, सबूतों, अनुबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। हालांकि रिपोर्ट में हिंदू व मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को इस एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिश भी की गई। ब्रिटिश शासन के अंत में व्यक्तिगत मुद्दों से निपटने वाले कानूनों की संख्या में वृद्धि ने सरकार को वर्ष 1941 में हिंदू कानून को संहिताबद्ध करने के लिए BN राव समिति के गठन करने के लिए मजबूर किया। इन सिफारिशों के आधार पर हिंदुओं, बौद्ध, जैनों और सिखों के लिए निर्वसित उत्तराधिकार से संबंधित कानून को संशोधित एवं संहिताबद्ध करने हेतु 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के रूप में एक विधेयक को अपनाया गया। आप इसको पढ़ते भी होंगे, एक्ट पूरा ये। ठीक है, हिंदू एक्ट जो है। हालांकि मुस्लिम, ईसाई और पारसी लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानून थे।
कानून में समरूपता लाने के लिए विभिन्न न्यायालयों ने अक्सर अपने निर्णय में कहा है कि सरकार को एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हो या किसी राज्य का स्टेट हाई कोर्ट हो, वह ऑलरेडी इस बात को बोल चुके हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही मस्ट है, और इसलिए आपने सुना होगा कि सरकार इस पर कदम उठाना चाहती है। शाहबानो मामला 1985 में दिया गया निर्णय सर्वविदित है, ये इससे संबंधित है और इसी से संबंधित है, तो इसका जिक्र करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरला मुद्गल, ये विवाद भी इससे संबंधित है। प्राय यह तर्क दिया जाता है कि ट्रिपल तलाक और बहुविवाह जैसी प्रथाएं एक महिला के सम्मान तथा उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार पर प्रतिकूल मतलब होता है नकारात्मक, ठीक है। एक अनुकूल होता है, एक प्रतिकूल। अनुकूल मतलब आपके अनुसार जैसे हो रहा है, प्रतिकूल आपके विपरीत परिस्थितियाँ, प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। केंद्र ने सवाल उठाया कि क्या धार्मिक प्रथाओं को दी गई संवैधानिक सुरक्षा उन प्रथाओं तक भी विस्तृत होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। चर्चा में क्यों है? चर्चा में कानून और न्याय मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि न्यायालय संसद को कोई कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है और इसने देश में समान नागरिक संहिता की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है, ऐसा केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है। जनहित याचिकाओं के विषय क्या क्या होते हैं? वही सारे विषय हैं इसमें, तलाक वगैरह, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। भारत में समान नागरिक संहिता की स्थिति वर्तमान में क्या है, यहाँ पर भी दर्शाया गया है। वर्तमान में अधिकांश भारतीय कानून सिविल मामलों में एक समान नागरिक संहिता का पालन करते हैं, जैसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, ये सारे अधिनियम हैं, आप इनको पढ़ते होंगे, साक्ष्य अधिनियम। हालांकि राज्यों ने कई कानूनों में संशोधन किए, परंतु धर्मनिरपेक्षता संबंधी कानूनों में अभी भी विविधता है, ठीक है। हाल ही में कई राज्यों ने एक समान रूप से मोटर वाहन अधिनियम 2019 को लागू करने से इनकार कर दिया था। वर्तमान में गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, ठीक है। अगर यूसीसी लिख रहे हैं तो यूसीसी इस तरीके से लिखें, क्योंकि निबंध हिंदी का है, ठीक है ना। अब इसमें है कि आपका व्यक्तिगत कानूनों पर समान नागरिक संहिता का निहितार्थ क्या क्या है। समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलता है, इससे बिल्कुल सही बात है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एकरूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा, सभी को एक जैसा कानून होगा। तो फिर है कानूनों का सरलीकरण होगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा, ठीक है। लैंगिक न्याय होगा, किसी भी आधार पर जेंडर जो एक तरीके से भेदभाव होता है वो नहीं होगा। चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसे विविध व्यक्तिगत कानून मतलब हिंदू लो अलग है, मुस्लिम लो अलग है, ईसाइयों का अलग है, ये बहुत सारी इसमें व्यवधान है। सांप्रदायिकता की राजनीति, कई विश्लेषकों का मत है कि समान नागरिक संहिता की मांग केवल सांप्रदायिकता के राजनीतिक संदर्भ में की जाती है। समाज का एक बड़ा वर्ग सामाजिक सुधार की आड़ में इसे बहुसंख्यकवाद के रूप में देखता है। संवैधानिक बाधा भी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आपने पढ़ा होगा, जो किसी धर्म को मानने और प्रचार करने को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। भविष्य की राह क्या क्या है इसमें? तो परस्पर विश्वास के निर्माण के लिए सरकार और समाज को कड़ी मेहनत करनी होगी, किंतु इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि धार्मिक रूढ़िवादियों के बजाय इसे लोकहित रूप में स्थापित किया जाए। एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण के बजाय सरकार विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे अलग अलग पहलुओं को चरणबद्ध तरीके से समान नागरिक संहिता में शामिल कर सकती है। सभी व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध किया जाना आवश्यक है, ताकि उनमें से प्रत्येक में पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी पहलुओं को रेखांकित कर मौलिक अधिकारों के आधार पर उनका परिरक्षण किया जा सके। देखो, सबसे पहली बात यह है कि कुछ विद्यार्थी अभी भी कॉल करके ये पूछते हैं कि सर हम अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, और कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि अभी ज्वाइन किए हैं, कैसे करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो हमारे नंबर 7500110314 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम चार्ज इसके रखे गए हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग, एक आध निबंध और आपको दिया जाएगा, और हम जो सारांश वगैरह उनकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर चुके हैं। अब आपके 2 पेपर इसमें रेडी हैं, 2 पेपर हूबहू जैसे आपके पेपर में आएंगे उसी प्रकार से हमने तैयार किए हैं।
जैसे इंग्लिश का पेपर 200 मार्क्स का था, अब क्या है 100 मार्क्स के दोनों कर दिए गए हैं। तो उसी बेस पर आपके 2 पेपर इसमें रेडी किए गए हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक मतलब हिंदी को लाइटली नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश दूसरे विषयों के संदर्भ में, तो वो जुड़ सकते हैं। और जुड़ करके आप ये है कि आप अगर ज़्यादा समय आपको वीडियो को देखने का नहीं है तो गद्यांश सारांश की आप हार्ड कॉपी निकलवा के या निबंध जो आपको दिए गए हैं उनको भी जल्द से जल्द प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी है आपकी हिंदी से संबंधित तो 790161 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, ये भी है कि जो भी विद्यार्थी बैच से जुड़े हुए हैं तो वो इस नंबर पर टेलीग्राम करके ज़रूर इस निबंध को भेजें। ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा समय है नहीं, जो चीज़ आपको दी जा रही है उसको तुरंत लिख करके भेजें। अब हम एक और आरक्षण का और आपका निबंध बचेगा, उसको और करके फिर आपका 3 दिन में एक निबंध आपको मिला करेगा। पेपर तो होंगे ही 2 आपके, ठीक है, वो टाइम टेबल में है, जो हमारा टाइम टेबल है PCSJ वालों का। बाकी जो हम एक अच्छी तैयारी कर रहे हैं हिंदी की, वो भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है।